हेलो एवरीवन, आईबीसी 2016 में आज हम आगे बात करने वाले हैं सेक्शन 13 के आगे। सेक्शन 13 पढ़ते हमें समझ में आ गया था कि इसके बाद वाले दिनों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन 13 से ही कहानी स्टार्ट हो गई थी कि आपका सीआईआरपी कमेंस हो गया है। सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस्ड। और जब सीआरपी आपका स्टार्ट हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 13 में हमने तीन बातें की थी कि एजुकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा मॉरेटोरियम। मैंने कहा था आगे बात करेंगे, आज मजा आने वाला है। आज हम बात करेंगे मॉरेटोरियम। थोड़ा सा इंट मैंने जरूर दिया था, आज तो हम डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सेक्शन 14 मॉरेटोरियम के बारे में बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने ये पढ़ा कि जब सेक्शन 7 या 9 या 10 7, 9 या 10 में जब एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी थी, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट की, एप्लीकेशन एडमिट करने के साथ वो ऑर्डर देता है डिक्लेयरिंग द मॉरेटोरियम। सर मॉरेटोरियम क्या है? मतलब 7, 9, 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट उन्होंने एप्लीकेशन दी फॉर सीआईआरपी टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी। Adjudicating authority admitted the application. With admitting the application, adjudicating authority order क्या ऑर्डर दे रही है? Declaring moratorium। थोड़ा सा लास्ट क्लास, पहले वाली क्लास सर आपने मोरेटोरियम पूरा डिटेल में समझाया नहीं था, वो तो आज हम बात करेंगे। लेकिन आपने बताया था डी। यदि कभी आप भूल रहे हो और कभी आपको याद नहीं आ रहा है, इतना याद कर लेना कि मोरेटोरियम क्या होता है, डी। बस और ये जो इजी वर्ड होते हैं ना, ये एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट को रिटर्न करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे आप कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में नहीं लिखना डी, फेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सब फिर आप क्यों बोलते हो डी? याद रखने के लिए ये वर्ड याद रह जाता है, और जैसे ही वर्ड याद जाता है तो आपको सब याद रहता है अबाउट दी मॉरेटोरियम। तो इसका मतलब ये कि जब मॉरेटोरियम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14, ब्रैकेट में तुम लोग खुद लिख सकते हो डी एंड डी। डू नॉट डिस्टर्ब, काम पीरियड, कूल पीरियड, रिलैक्स्ड पीरियड, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। डी एंड डी, डू नॉट डिस्टर्ब, काम पीरियड। दिस इज अ मॉरेटोरियम। कब? जैसे एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, सीआरपी कमेंट्स हुआ, उसके साथ ही आपका ऑर्डर आ गया। क्या ऑर्डर आ गया? मॉरेटोरियम। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आइडिया था। आज हम बात करेंगे क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या वो करने के लिए मना किया गया है, ये एक बार समझने का ट्राई करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों को पता चल गया है, हम समझने में कम, पढ़ने में कम, बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। वी आर द मेकर्स ऑफ लॉ, वी आर नॉट द रीडर्स ऑफ लॉ। हम कानून पढ़ते नहीं, कानून बनाने का ट्राई करते हैं। तभी तो कंसेप्ट याद रहेगा, तभी तो हमारी हिम्मत होगी। मैं रोज बोलूंगा कि 9 दिन लगातार एग्जाम देना तो छोटी बात है हमारी, तो ऐसी हिम्मत हो जाएगी सर लगातार 20 दिन भी यदि एग्जाम हुए सर वो भी लगेगा कम हो गए। मजा आएगा सर, कानून बनाने लग गए हम, कानून बनाने लगे, कानून पढ़ते नहीं बनाते हैं। आज ट्राई करते हैं, क्या जरूरत है? समझना मेरी बात ध्यान से। आज फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन है इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन जनरली फेस टू फेस जो क्लासेस हैं उनमें इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप 10th में, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव में जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो बहुत बार आपको प्रॉब्लम आई होगी, फैकल्टी पढ़ाती तो अच्छा है, बोलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पाती। कोई बच्चा बीच में आके बोल देता है, डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में जो अच्छे टीचर होते हैं, बढ़िया टीचर होते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब अस, एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पूछो। सबने यदि एक साथ बोला तो कुछ समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली हम पता लगाने के लिए
कि हमें डाउट तो हो गया है, इसलिए हमने एप्लीकेशन एडमिट भी कर ली है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन दी तो डिफॉल्ट है तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट है। तो अब तो हमें ये पता लगाना है कि किस टाइप की इंसॉल्वेंसी है, कितना डिफॉल्ट है, कितना डेब्ट है, कितनी एसेट है और क्या क्या किया जा सकता है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और वही बीच में तुम डिस्टर्ब करेगा तो पता नहीं लगा पाएगा ना, हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अपन एक काम करते हैं, लास्ट वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब वही एक कैरेक्टर ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिए थे। सर क्या कैरेक्टर्स लिए थे हमने? कॉर्पोरेट डेटर बनाया था, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, क्या नाम था बेटा? कॉर्पोरेट डेटर क्या बोला? तो कौन सी कंपनी को लिया था लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट क्लास एबीसी नहीं सर, एबीसी लिमिटेड नहीं था, एबीसी लिमिटेड नहीं था। लास्ट क्लास के अंदर कॉर्पोरेट डेटर बोला था हमने विप्रो। एग्जांपल के लिए कि फॉर एग्जांपल ये विप्रो लिमिटेड है और फाइनेंशियल क्रेडिटर का एग्जांपल अपने बनाया था किसको? पीएनबी को, है ना। तो पीएनबी ने क्या किया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अगेंस्ट विप्रो। ठीक है, पीएनबी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वो एप्लीकेशन इस विप्रो के अगेंस्ट एडमिट कर ली। ये विप्रो कटघरे में। सर कटघरे का मतलब कटघरा नहीं है, मतलब विप्रो का मतलब कटघरे का मतलब ये हुआ कि विप्रो का पता लगाना है कि इस कंपनी की कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, हम इसका पता लगा रहे हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? बेटा एक काम करो, जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम 2 या 3 दिन तक घर में रहो, बाहर ना निकलो। और कभी कभी डॉक्टर तो बोलता है घर तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें घर ही नहीं भेजेगा, तुम तो यहीं एडमिट हो जाओ। क्या हो गया? रुक, देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, इसका ये वाला टेस्ट कराओ, ये वाला टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो हम देखेगा क्या करना है, इसको अभी एडमिट कराओ। क्योंकि एडमिट कराएगा तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बढ़िया है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? ये कॉर्पोरेट डेटर का हम पता लगा रहे हैं कंडीशंस। कॉर्पोरेट डेटर्स क्यों लगा रहे हैं? इससे पैसा रिकवर करने के लिए। ये तो आपके माइंड में सेट कर लो। आपका मेन पर्पस क्या है? इस विप्रो, इस कॉर्पोरेट से आपको क्या करना है? मनी को रिकवरी करनी है। क्या करना है? मनी को रिकवरी करनी है। और विप्रो से आप मनी को रिकवरी कहां से करोगे? यदि आपको विप्रो से पैसा लेना है तो विप्रो से पैसा लेना है तो कहां से रिकवर किया जाएगा? सर विप्रो की कॉलर पकड़ लो और कॉलर पकड़ के बोलो पैसा दे दे, चक्कर लगा दूंगा। सर कैसे बातें करते हैं यार? सर पहली बात तो कंपनी है सर कंपनी के चार्टर लगता है क्या? सर ठीक है, कंपनी का मतलब कंपनी का मालिक बोल दो, डायरेक्टर्स बोल दो, एमडी बोल दो, सीईओ बोल दो, तो उनके चार्टर लगा के भी कौन सा तेरे को पैसा मिल जाएगा? कॉलर पकड़ के क्या मिल जाएगा तेरे को? यदि तुम्हें उस कंपनी से भी पैसा चाहिए तो पैसा कहां से आएगा? डायरेक्टर के चार्टर लगा के कुछ नहीं मिलने वाला, कॉलर पकड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। सर पैसा तो लेंगे, तो पैसा कहां से लोगे? सर उस कंपनी की प्रॉपर्टीज से, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है लिमिटेड लायबिलिटीज है कंपनीज की। तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी मालिक है, वो पर्सनली लायबल तो होंगे नहीं। लायबल कौन होगी? कंपनी। और कंपनी लायबल होगी तो कंपनी के बाद कहां से पैसा आएगा? फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज, फ्रॉम दी एसेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है उनसे मनी रिकवरी करनी है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक कॉर्पोरेटर इन प्रॉपर्टीज को बेच दे तो, सेल कर दे तो, कुछ बात समझ में आ रही बेटा? यदि कॉर्पोरेटर इन प्रॉपर्टीज को बेच दे तो क्या कर लोगे? ट्रांसफर कर दे। सिंपल सी बात है, जनरली आपने देखा होगा कि यदि कोई बंदा कार एरिया चुराता है सबसे पहले एरिया से ट्रांसफर कर देता है, रिमूव कर देता है या बेच देता है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ये बंदा क्या बोलता है? अल्टीमेटली पैसा लूंगी मेरी प्रॉपर्टी से, मेरी एसेट से, मैं एसेट ही बेच दूंगा। तो इसका मतलब कुछ बनाना पड़ेगा ना प्रोविजन। तो हमने बनाया। जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी विप्रो, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन दी थी वाली डेट रेलेवेंट नहीं है। मैं रोज बोले जा रहा हूं, बोलता भी रहूंगा, माइंड में याद करा के ही जाऊंगा। जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर या
ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे रहा है, वो एप्लीकेशन देने की डेट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, सीआईआरपी कमेंस हो गया, उसी दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर कर देता है मोरेटोरियम। सर ये मोरेटोरियम क्या है? ये मोरेटोरियम है इस कॉर्पोरेट डेटर को आईसीयू में डाल दो, इसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दो, जिससे कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टर्ब नहीं हो। कुछ समझ में आ रही बात? मैं अभी तक प्रोविजन पे जा नहीं रहा हूं, प्रोविजन पे जाने का ट्राई कर रहा हूं। क्या करना है? टोटली बेड रेस्ट, टोटली हॉस्पिटलाइज्ड, कोई तनाव नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, डिस्टर्ब करते रहोगे प्रॉब्लम आएगी, तो उसे अलग से आईसीयू में रखना बहुत जरूरी है, हॉस्पिटलाइज्ड करना बहुत जरूरी है। सर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को उठा के आईसीयू में ले जाओ, मजाक करता है तो ये समझ, सेपरेट करना है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, रोकना है। अब डायरेक्टली मुद्दे पे आते, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होगा। सेक्शन 14 ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 14 के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मोरेटोरियम डिक्लेयर कर देती है। मोरेटोरियम के अंदर फॉर प्रॉपर्टी मतलब रोका गया, ये नहीं कर सकते विप्रो के अगेंस्ट। ध्यान से देखना, ये जो विप्रो के अगेंस्ट कब? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, मतलब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर लिए पीएनबी के एप्लीकेशन पर। पीएनबी ने एप्लीकेशन दी, विप्रो ने क्या किया? विप्रो ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने विप्रो के लिए एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, इसका सीआरपी कमेंस हो गया, तो नाउ मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया। अब मोरेटोरियम पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बड़े ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर ए ये कहता है कि जो विप्रो है ना, अब इस विप्रो के अगेंस्ट कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर पर्सन, पीएनबी तो था ही, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एसबीआई भी है, फॉर एग्जाम्पल ए भी है, फॉर एग्जाम्पल बी भी है, एम्प्लॉइज भी है, वर्कर्स भी है। ये लोग भी बोलते हैं भैया हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा दो, हमें भी मनी रिकवरी करनी है। एम्प्लॉइज अडो, वर्कर्स अडो। सर ऐसे कैसे? सर ओनली बेटा हम तरीका बताएंगे, जिन जिनको पैसा मांगना है तो ऐसे भिखारियों की तरह ऐसे बताओ, हमारा एक तरीका है, उस तरीके से आओ। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं वापस से बोलता हूं। यदि मैं स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा हूं और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यदि वो सारे स्टूडेंट्स यदि एक साथ यदि मुझसे प्रॉब्लम पूछना यदि स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? मैं बता पाऊंगा? नहीं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? वन बाय वन अपनी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ भी वही कंसेप्ट की बात की जा रही है। यदि सारे लोग यदि एक साथ यदि मनी रिकवरी करने लग गए, यदि कैसे यदि फाइल कर दिए, तुम्हारा डाइवर्जन हो जाएगा, फोकस अलग हो जाएगा। हमें एक बार कॉर्पोरेट डेटर के बारे में देखना है, विप्रो लिमिटेड के बारे में देखना है। तो ये जो विप्रो लिमिटेड है ना, अब सुनो बात ध्यान से, क्या मना किया गया है? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट कर लेता है अगेंस्ट विप्रो, जब विप्रो के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, अब इस विप्रो के अगेंस्ट कोई भी पर्सन लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी पर्सन से कोई भी नया सूट फाइल नहीं कर सकते। और यदि उनका कोई भी पेंडिंग केसेस है अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर दैट इज अ विप्रो, तो विप्रो जिसका सीआईआरपी कमेंस हो गया है, इस विप्रो के अगेंस्ट अब कोई भी केस, कोई भी सूट नया फाइल नहीं हो सकता। और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी पेंडिंग सूट हैं, वो भी आपके क्या होंगे? दैट विल बी स्टे प्रोहिबिटेड, मना कर दिया, रोक दिया। नए केसेस को भी रोक दिया, पेंडिंग केसेस को भी रोक दिया अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। और कौन है कॉर्पोरेट डेटर? दैट इज अ विप्रो। तो ये लोग जो भी पर्सन से, जो भी पर्सन है बोलता है मेरा पैसा बनता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो है, जो भी आपके केसेस है, आप केसेस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, इस विप्रो ने मार्केट से कार परचेज की थी और जब कार खरीदी तो कार पे लोन ले लिया फ्रॉम दी एसबीआई। तो नाउ विप्रो ने जब कार का लोन एसबीआई से लिया तो कार पे क्या किया? सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया इन द फेवर ऑफ एसबीआई। अब यदि एसबीआई यदि विप्रो की कार को यदि जब्त कर लेता है, बोलता है भैया क्या
विप्रो मैंने तुम्हें लोन दिया था, तुमने मुझे भी लोन का ईएमआई नहीं पे किया, तो मैं तुम्हारी ये जो कार है जिस कार पे मैं तुमने मेरे से लोन लिया, जिस कार की सिक्योरिटी के अगेंस्ट मैंने तुम्हें लोन दिया था, ये तुमने लोन नहीं रिपे करेगा तो कार को क्या करेगा, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर लेगा। क्या ऐसा एसबीआई कर सकता है या कोई एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी, जो भी एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, जो भी पर्सन है, यदि सब, अभी थोड़ी देर पहले में यदि सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या जितने भी अदर क्रेडिटर्स हैं, जो भी वन वर्ड बोल सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल ऑपरेशन इज नॉट अ राइट वर्ड, राइट वर्ड क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या है सही वर्ड, सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है वो सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर यदि आगे बोला हमारा भी पैसा दे दो, हमारा भी पैसा दे दो, तुम पैसा नहीं देगा तो जिस प्रॉपर्टी पे तुमने हमसे लोन लिया है वो प्रॉपर्टी हम छीन लेगा। और यदि उन्होंने वो प्रॉपर्टी यदि छीन ली, प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी लोन बैंक वालों की नहीं है, प्रॉपर्टी बैंक वालों की नहीं, प्रॉपर्टी लोन देने वालों की नहीं, प्रॉपर्टी तो विप्रो की है, लेकिन हमने तुम्हें लोन दिया, तुम लोन नहीं रिपे करेगा तो सिक्योरिटी को हम क्या करेगा, एनफोर्स करेगा। तो विप्रो की हालत वैसे ही खराब थी और हालत और खराब हो जाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब। यदि किसी की तबीयत पहले खराब है और उल्टा पुल्टा खाएगा तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोलता है उल्टा पुल्टा खाना बंद करो, अभी दलिया खाओ, ये पिज्जा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, 3 दिन बाद खा लेना। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अभी भैया इसकी वैसे ही हालत खराब हो रखी है। इंसॉल्वेंसी का मैटर चल रहा है, पता करने का तो पता कर ले ना कि क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम नहीं, फिर जो करना है करते रहना बाद में। तो मोरेटोरियम कर दिया हमने, मोरेटोरियम स्टॉप, DND डू नॉट डिस्टर्ब। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने अभी से तुम लोगों को 2 पॉइंट याद करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ए और सी। पॉइंट नंबर ए में ये दिया हुआ है कि जो कॉर्पोरेट डेटर जिसको अपन ने विप्रो लिया एग्जांपल में, इस विप्रो के अगेंस्ट कोई भी पर्सन सूट फाइल नहीं कर सकता और जितने भी पेंडिंग केसेस है वो भी आपके कंटिन्यू नहीं रहेंगे। पहला पॉइंट, इंक्लूडिंग यदि किसी कोर्ट में या किसी आर्बिट्रेटर का यदि कोई जजमेंट भी आ गया होगा तो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड। दिस इज अ पॉइंट नंबर ए कंप्लीटेड। पॉइंट नंबर ए में कोई डाउट नहीं होगा, एक बार जल्दी से बता देता हूं। पॉइंट नंबर ए, दिस इज अ पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में क्या है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की एप्लीकेशन एडमिट होते ही और जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगा तो डिक्लेयर कर देगा इस विप्रो के अगेंस्ट, जब सीआईपी कमेंट्स होगी तब। अब कोई भी पर्सन नया सूट स्टार्ट नहीं कर सकता और पेंडिंग जो भी सूट होंगे दैट विल बी स्टे कंटिन्यू नहीं रहेंगे अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ तक कि कोई जजमेंट या ऑर्डर आ भी गया है किसी भी कोर्ट में, किसी भी आर्बिट्रेटर के अंदर, किसी भी लॉ में या किसी भी अथॉरिटी के पास, तो क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, प्रोहिबिटेड। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डू नॉट डिस्टर्ब। और विप्रो ने यदि किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यदि लोन लिया था, प्रॉपर्टी पे कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, तो उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी का मालिक तो विप्रो ही है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट लोन ले लिया, लोन रिपे नहीं किया, तो सामने वाला क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको एनफोर्स करेगा। तो सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी जाएगी विप्रो से, तो विप्रो की हालत और खराब होगी ना। तो बोला पॉइंट नंबर सी के अंदर, प्रोहिबिटेड एनी एक्शन टू रिकॉर्ड और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यदि विप्रो ने अपने किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी पर्सन के फेवर में यदि कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, तो ये जो भी पर्सन है एसबीआई या एनी अदर पर्सन्स जिन्होंने लोन दिया था और सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था और कॉर्पोरेट डेटर ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, ये पर्सन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि सरफासी में पावर दिया हुआ है तो सरफासी भी अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज अ मॉरेटोरियम। 2 पॉइंट याद हो गए बेटा, 2 पॉइंट अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज अ विप्रो, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी। विप्रो को लगा इजी ओपीएनपीसी, तुम मुझसे पैसा लेने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला गया, इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गई है, तू पैसा कहां से लेगा, मेरी प्रॉपर्टी से ना, जो करना है कर ले, मैं प्रॉपर्टी किसी और को भेज दूंगा। क्या कर लेगा तू? क्योंकि अल्टीमेटली यदि कुछ भी हुआ तो अल्टीमेटली पीएनबी को पैसा मिलेगा कहां से, किसी भी क्रेडिटर को पैसा मिलेगा कहां से,
विप्रो की प्रॉपर्टी से तो मिलेगा, और विप्रो ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो ऐसे कैसे बेच दी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले पागल है क्या? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता है ऐसी गंदी गंदी हरकतें हो सकती है ड्यूरिंग द सीआईआरपी। तो इसे जैसे ही सीआरपी एडमिट होती है, सीआरपी कमेंस होती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करता है, एडमिट करते ही वो ऑर्डर दे देता है, ए विप्रो, ओ विप्रो जी सुनो जी, तुम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर सेल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर बी, ये विप्रो की जितनी प्रॉपर्टीज है, यदि पुरानी प्रॉपर्टी में जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, इन पर्सन को मना कर दिया, तुम एनफोर्स मत करो। और विप्रो की जो जो प्रॉपर्टीज अब है, उन प्रॉपर्टी को विप्रो को बोला गया है कि तुम किसी और को बेच नहीं सकते, तुम किसी को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पीएनबी या जो भी अदर क्रेडिटर्स होंगे वो कहां से रिकॉर्ड करेंगे? तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी एसेट से, तो तुम अपनी एसेट अभी सेल नहीं करोगे। पॉइंट नंबर बी, प्रोविटिंग ट्रांसफर एलिनिटी, एलिनिटी मतलब चार्ज, ट्रांसफर चार्जिंग डिस्पोज, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल। तो प्रोविटिंग, ट्रांसफर, चार्जिंग और सेल बाय कॉर्पोरेटर, प्रॉफिट मतलब मना किया गया है एनी ऑफ हिज एसेट। तो ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम कॉर्पोरेटर अपनी कोई भी एसेट को सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, एलिनेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, या वो प्रॉपर्टीज में यदि कोई इंटरेस्ट हो तो उन प्रॉपर्टीज को भी सेल नहीं कर सकता, मतलब अपनी कोई भी एसेट को सेल नहीं कर सकता। और यदि कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और कोई भी लीगल राइट है, उसको भी सेल, ट्रांसफर, एलिनेट नहीं कर सकता। कितने पॉइंट याद हो गए सर? 3 पॉइंट याद हो गए। ए में सूट करने से मना किया गया है। पॉइंट नंबर सी में किसको मना किया गया? इसको मना किया गया, इसको, कि तुम ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। किसको मना किया गया? एसबीआई को। एसबीआई को बोला गया है कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट में जो भी आपका इंटरेस्ट क्रिएटेड है, इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर सी हो गया। पॉइंट नंबर बी में क्या दिया गया है कि विप्रो की जो प्रॉपर्टीज है, तो विप्रो खुद अपनी प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफर नहीं कर सकता। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी अलग है। विप्रो ने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग यूज कर रहा है, विप्रो की बिल्डिंग है जिस पर उसका धंधा चल रहा है, विप्रो बिजनेस है, तो उसकी जो बिजनेस है, हो सकता है कि उसकी वो बिल्डिंग खरीदी हुई है, हो सकता है कि उसकी बिल्डिंग रेंटेड हो, लीज पर हो। तो अपन ये एज्यूम करते हैं कि विप्रो की जो बिल्डिंग है मुंबई के अंदर वो लीज पर है, तो ये बिल्डिंग लीज पर ले रखी है, राइट। विप्रो की कंडीशंस बिगड़ी। कैसे कंडीशन बिगड़ी? क्योंकि एक ने बोला मेरा पैसा नहीं दिया, तो मार्केट में जल्दी जल्दी रूमर फैलती है। तो रूमर्स क्या फैली? इसने इसका पैसा नहीं दिया, तो मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए। तो जिसकी बिल्डिंग थी, क्योंकि विप्रो ने जब बिल्डिंग को लीज पर लिया था, दिया नहीं था, बिल्डिंग लीज पर ली थी, तो ये विप्रो कौन बन गया? विप्रो बन गया लेसी। सही, बिल्डिंग का मालिक कौन है? इस बिल्डिंग का मालिक है जिसका नाम है एक्स, तो एक्स कौन हो गया? लेसर। लेसर को लगने लग गया इसकी कंडीशन सही नहीं है, अपन तो एक काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग अपन ने दे रखी विप्रो को, हो सकता है फ्यूचर टाइम में हमें रेंट ही नहीं दे, क्योंकि इसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। अपन तो एक काम करते हैं, ये बिल्डिंग रिलायंस को ले लेते हैं, विप्रो से ले लेते हैं। ये बिल्डिंग का मालिक कौन है? बिल्डिंग का मालिक तो लेसर एक्स है। ये बिल्डिंग किसकी? एक्स की है। एक्स ने क्या किया? इस बिल्डिंग को लीज पर दिया है। किसको? विप्रो को। तो विप्रो कौन बन गया? लेसी। विप्रो कौन बन गया? लेसी। और एक्स कौन बन गया? लेसर। तो एक्स को बोला गया भैया तुम यदि इस प्रॉपर्टी को ले लेगा, तो विप्रो की कंडीशन तो पहले ही बिगड़ी हुई थी और तुमने उसको बेघर कर दिया। क्या कर दिया? उसको बेघर कर दिया। उसकी बिल्डिंग को ले लिया, उसके धंधे को ले लिया, उसके ऑफिस को ले लिया, उसकी प्रीमाइसेस को ले लिया, तो वो बिजनेस को कैसे संभालेगा? बिजनेस को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि जब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जब उसकी बिल्डिंग नहीं है, जब उसकी प्रीमाइसेस नहीं है, तो पहले एक सदमा तो ऑलरेडी लगा हुआ था, पहले ही प्रॉब्लम में था, तो अब तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कहां से अपने बिजनेस को रन करेगा? क्योंकि एकदम से उसे नई प्रॉपर्टी
नहीं मिल पाएगी। तो कैसे करेगा मैनेज इन सारी प्रॉब्लम्स को? पहले ही प्रॉब्लम में था और आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। प्रॉब्लम बढ़ानी थोड़ी थी, प्रॉब्लम तो कम करनी थी। तो बढ़ा क्यों रहे हो प्रॉब्लम? तो उसी के लिए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है, सुनो भैया, एक्स लेसर ओनर जिसने बिल्डिंग लीज पर दी थी विप्रो को, ये ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड, जब सीआरपी कमेंस हो गई, जब तक सीआरपी कंप्लीट नहीं होती, तो जो सीआरपी का जो भी पीरियड होगा उस पीरियड के अंदर एक्स जी, तुम जो बिल्डिंग को एक बार दे चुका है ना, किसको? विप्रो को, इस प्रॉपर्टी को तुम रिकवर नहीं करेगा ड्यूरिंग द सीआरपी, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं एक बार सारे वापस से 4 पॉइंट बता देता हूं, वैसे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करते ही ऑर्डर देती है। उस ऑर्डर के अंदर क्या है? पहला पॉइंट नंबर ए, इस विप्रो के अगेंस्ट कोई भी पर्सन किसी भी तरह का कोई भी सूट कमेंस नहीं कर सकता, पेंडिंग सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकता अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। दिस इज द पॉइंट नंबर ए। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है कि विप्रो की जो भी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को विप्रो को बोला गया है, विप्रो के पॉइंट से कि विप्रो ड्यूरिंग द सीआईआरपी जो भी सीआईआरपी का टाइम पीरियड है कितना 180 डेज, तो ड्यूरिंग द सीआईआरपी जो भी मॉनिटरिंग पीरियड होगा उस पीरियड के अंदर ये विप्रो अपनी प्रॉपर्टी को सेल, ट्रांसफर, एलिनेट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर सी, कोई और पर्सन भी प्रॉपर्टी तो किसकी? विप्रो की, लेकिन उस पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट राइट यदि किसी और का है। प्रॉपर्टी विप्रो की है लेकिन सिक्योरिटी इंटरेस्ट यदि किसी और का क्रेडिट है, तो वो पर्सन भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर एनफोर्स नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर सी, एनफोर्स भी करने से मना किया गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, यहां तक कि सरफासी में पावर दिया है तब भी मना किया हुआ है। पॉइंट नंबर डी, और पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? विप्रो की तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो किसी और की है। यहाँ पे विप्रो की प्रॉपर्टी को सेल करने से मना किया गया था। यहाँ पे विप्रो को बोला गया था तुम अपनी प्रॉपर्टी मत बेचो। यहाँ पे बोला गया था कि प्रॉपर्टी विप्रो की लेकिन राइट किसी और का है। यहाँ तो क्या है कि विप्रो ओनली लीज पर है, विप्रो ने उस बिल्डिंग को सिर्फ लीज पर लिया है, मालिक तो कोई और है, ओनर कोई और है, लेसर कोई और है। तो वो ओनर और लेसर इट इज एक्स जिसने बिल्डिंग लीज पर विप्रो को दी थी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड, ड्यूरिंग द सीआईआरपी 180 डेज, उन टाइम पीरियड के अंदर भी ये कौन? एक्स, ये बिल्डिंग को लीज पर जो दिया गया उसे रिकवर नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर डी, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द ओनर और लेसर where such property is occupied or in the possession of कॉर्पोरेट डेटर। यदि कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में जो भी प्रॉपर्टीज है जिनसे कॉर्पोरेट डेटर अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो जो भी प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में या ऑक्यूपाइड है लेकिन मालिक कोई और है, तो वो मालिक ऐसी प्रॉपर्टी को मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर मतलब रिकवर नहीं कर पाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन फास्ट। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में हमें 4 पॉइंट समझ में आए जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोहिबिट करता है, मना करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मॉरेटोरियम बोलते हैं। दैट इज अ काम पीरियड, दैट इज अ डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में, नहीं हुआ। एबीसीडी वो चारों पॉइंट है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया गया 28 दिसंबर 2019। और ये 28 दिसंबर 2019 का जो एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट किया गया विथ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में क्या, ये जो एक्सप्लेनेशन था इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो कोई नया प्रोविजन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन बोलता है इन अ फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन फॉर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट लाइन बोलती है यदि किसी भी लॉ में कुछ भी दिया गया है सब बाहर में जाए। मीन्स
ये एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ ओवरराइडिंग है, ये एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इट मींस इररेस्पेक्टिव। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेंट, मतलब ये कि यदि किसी को नॉट स्टैंडिंग ये वर्ड याद नहीं हो तो नॉट स्टैंडिंग की जगह आप एक जनरल वर्ड बोल सकते हो इररेस्पेक्टिव, मतलब बाहर में जाए, किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में जो भी कंटेंट है सब बाहर में जाए। हमारी एक्सप्लेनेशन सुनो, वो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है उसको एक बार सिंपल लैंग्वेज से बताता हूं। उसका मतलब ये हुआ है, कॉर्पोरेट डेटर कौन था हमारा? कॉर्पोरेट डेटर पीएनबी नहीं, कॉर्पोरेट डेटर की बात कर रहा हूं, जिससे पैसा लेना है हमें, जिससे पैसा देना है। कौन है कॉर्पोरेट डेटर? कॉर्पोरेट डेटर कौन है? विप्रो। सर वेरी गुड। तो कॉर्पोरेट डेटर हमारा कौन था? इट वाज विप्रो, राइट। तो विप्रो के अगेंस्ट क्या हुआ था? सीआरपी आपकी कमेंट्स हो गई थी, एजुकेटिव अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया था। तो नाउ ये जो विप्रो है और देयर इज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी ने क्या किया था? कोई लाइसेंस दिया हुआ, शायद तो जल्दी बोल दिया। ये एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? सुनना बात, ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी सेक्टर रेगुलेटर हो, यदि किसी अथॉरिटी ने विप्रो को मतलब जब सीआरपी कमेंट्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लाइसेंस या कोई भी राइट के नाम से कोई भी लाइसेंस दिया, तो कोई भी लाइसेंस दे दिया या कोई भी परमिट दे दिया, कोई भी रजिस्ट्रेशन दे दिया, कोई भी कोटा दे दिया, मतलब परमिट दे दिया सिंपल इंग्लिश में। तो मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लाइसेंस या कोई भी परमिट दिया विप्रो को, तो विप्रो को इसके बदले क्या देना है? लाइसेंस फीस देनी है या कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी अमाउंट देना है। अब पीएनबी के कहने की वजह से, पीएनबी के कहने नहीं, पीएनबी ने एप्लीकेशन दी थी, तो पीएनबी ने जब एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई, पीएनबी ने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए या लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाए। ये क्लैरिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 14 सबसेक्शन में वही था, लेकिन कोई गलत इंटरप्रेट ना कर ले, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एक फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने विप्रो को कोई लाइसेंस दिया और लाइसेंस के बदले इसको फीस देनी है और विप्रो अब चला गया है, विप्रो कहां चला गया है? सीआईआरपी उसका कंटिन्यू हो गया है, तो विप्रो के सीआईआरपी में जाने के बाद, विप्रो के सीआईआरपी में जाने के बाद ये लाइसेंस अपने आप सस्पेंड होगा, ऐसा नहीं है बस। और सेक्शन 41 में ऐसा लिखा हुआ भी कहां था? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में तो बाकी लोगों को बोला था, क्या बोला था बेटा? कोई एनी अदर पर्सन सूट फाइल नहीं कर सकता, एनी अदर पर्सन प्रॉपर्टी के जो भी प्रॉपर्टीज है उनको सेल नहीं, कॉर्पोरेट डेटा कुछ सेल नहीं कर सकता, कोई और पर्सन प्रॉपर्टीज को एनफोर्स नहीं कर सकता, ऐसे पॉइंट्स थे सेक्शन 14(1) में। ये क्लैरिफिकेशन में क्या दिया है ध्यान से देखना, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज या एनी अदर अथॉरिटीज जो भी है जो किसी लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है, यदि ऐसी अथॉरिटी ने इस कॉर्पोरेटर दैट इज अ विप्रो लिमिटेड को कोई लाइसेंस दिया और इस लाइसेंस के बदले इसको फीस या जो भी कंसिडरेशन देना है, सीआईआरपी कमेंस होने के बाद ये लाइसेंस, ये परमिट, ये ग्रांट जो भी आपने दिया, ये अपने आप सस्पेंड या टर्मिनेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब नहीं है विप्रो सुन ओ विप्रो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेमेंट देना भूल जाओ, प्रोवाइडेड दैट जो भी मॉनिटोरियम पीरियड है उसका जितना भी ड्यूज बनता है, करंट ड्यूज, वो टाइमली पे करते जाओ, तो देन आपका जो भी लाइसेंस है, जो भी ग्रांट है, जो भी परमिट है, जो हमने दिया था करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो लाइसेंस, वो ग्रांट, वो परमिट सस्पेंड नहीं होगा, टर्मिनेटेड नहीं होगा ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड, प्रोवाइडेड, बार बार बोल रहा हूं, डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। सब ना फायदा उठाना स्टार्ट मत कर दो, मजे लेना स्टार्ट मत कर दो।
ये क्या कहता है, वापस से एक बार इसकी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, वैसे समझ में आ गया होगा, एक बार एग्जांपल से वापस से समझा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 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 सुनो, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी ने नॉर्मली क्या किया था, परमिट दिया था, लाइसेंस दिया था, ग्रांट दिया था, किसको दिया था, चल विप्रो को दिया था, कॉर्पोरेटर को, तो सीआईआरपी कमेंस होने से वो लाइसेंस सस्पेंड होगा, टर्मिनेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आपका ड्यूज होगा, करंट ड्यूज मोरेटोरियम पीरियड का 180 डेज, और सीआईआरपी का जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी आपके ड्यूज है, जितने भी करंट अमाउंट है, किसके, ये फीस और कंसिडरेशन ऑफ द लाइसेंस, ये आपको टाइमली पे करने पड़ेंगे, ये आप टाइमली पे कर देना, इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, तो ये जो भी आपका लाइसेंस है वो सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं होगा। मेरा गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन ये था कि ऐसा नहीं होगा कि विप्रो, ऐसा नहीं होगा कि विप्रो इंसॉल्वेंसी में चली गई है, सीआरपी कमेंस हो गई है, इस ग्राउंड पे लाइसेंस सस्पेंड होगा, ऐसा नहीं है। बट पैसा देते रहो तो लाइसेंस के मजे लेते रहो, दैट इज अ पॉइंट। ये ऐसा इसलिए दिया गया है कि फॉर एग्जांपल किसी एक्ट में जो आपने ग्रांट दिया था, किसी एक्ट में आपने कोई लाइसेंस दिया था, यदि उस एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि वो कंपनी एक बार इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी तो हम लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए हमने पहले क्या बोला, सुनो भैया, हम बोल रहे हैं आईबीसी 2016, हम बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन देते हुए, हम बोल रहे हैं आईबीसी 2016 के अंदर क्या बोल रहे हैं, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है सब बाहर में जाए, irrespective of any of the provisions, किसी भी प्रोविजंस को देखने की जरूरत नहीं है। सुन लो ध्यान से, कोई भी लाइसेंस बोला जाए, परमिट बोला जाए, रजिस्ट्रेशन बोला जाए, कोटा बोला जाए, कोई कंसेशन बोला जाए या क्लियरेंसेस बोला जाए, या कोई भी ग्रांट या कोई भी राइट दिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, या कोई भी उस सेक्टर का जो भी रेगुलेटर है या एनी अदर अथॉरिटी जो किसी भी लॉ के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, मतलब किसी भी कानून में जो भी एस्टेब्लिश्ड बॉडीज है, उन बॉडीज ने क्या किया, कोई भी लाइसेंस, परमिट या कोई भी कोटा दिया। ध्यान से क्या लिखा है, नॉट बी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड, ना ही सस्पेंड होगा ना ही टर्मिनेटेड होगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये क्लैरिफिकेशन था, ये क्लैरिफिकेशन इसलिए था कि किसी कानून में लिखा हुआ है कि विप्रो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड नहीं, विप्रो इंसॉल्वेंसी के अंदर चली गई, सीआरपी कमेंस हो गई, ऐसा किसी कानून में लिखा हुआ है। इस ग्राउंड पे क्या, इस ग्राउंड पे लाइसेंस कैंसिल भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, सस्पेंडेड भी नहीं होगा। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आया, लेकिन इसके मजे भी मत लेने लग जाना, लॉ मेकर को पहले ही पता था, ओके तुम लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, चलो पैसा मत दो। विप्रो जी सुनो जी, विप्रो जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है, इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पे वो आपका लाइसेंस नहीं सस्पेंड होगा, नहीं वो आपका लाइसेंस कैंसिल्ड होगा, लेकिन नालायकी मत करना, पेमेंट तो देना पड़ेगा ना, तो जितना भी मॉनिटरिंग पीरियड का जो भी सीआरपी का जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसका आपको टाइमली जो भी आपके ड्यूज बनते हैं वो सारे ड्यूज पे करते रहना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ करंट ड्यूज अराइजिंग। जो भी आप परमिट या लाइसेंस यूज करेगा और कंटिन्यू करेगा, उसका जितना भी आपका ड्यूज बनता है टाइमली आपको पे करना पड़ेगा, उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए डॉट 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 क्या है, मतलब वही सेम लाइन, लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन आप अपने आप लिख लेना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड, दैट इज अ सीआईआरपी पीरियड। समझ में आई बात, राइट डाउन फास्ट।